मायावती का आपने 22 में देखा क्या हाल हुआ, एक सीट पे नानी उनकी याद आ गई, और 24 में दरअसल देखा कि अब कुछ बचा नहीं है। तो उसके बाद अब भाई चंद्रशेखर आजाद के बहाने दरअसल जो है दलितों को साधने के लिए, उन्हीं के वोट बैंक के साधने ये लोग जिंदे हैं। तो सिर्फ ये लोग घर में बैठकर एसी में बैठकर खाली शोर शराबा कर सकते हैं। अगर वाकई में आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, अगर वाकई में आप चंद्रशेखर आजाद के फिक्रमंद है, अगर आप वाकई में उसकी हिफाजत चाहते हैं, तो आप सड़कों पे आइए। आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? बस सिर्फ राजनीति घर से करना, योगी बाबा फलना ढेकान, भाई आपके ही गुंडे ये लोग हैं। आप लोग जानबूझकर करवाते हैं, उसके बाद राजनीतिक बटोरने के लिए कहते हैं। तो मुझे लगता है मानसी जी से मैं सहमत नहीं हूँ। चंद्रशेखर आजाद पे जो हुआ उसकी जांच पड़ताल हो रही है। योगी जी आज न कल उसके आरोपी को जेल में डालेंगे। लेकिन देखिए चंद्रशेखर रावण जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक जो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ नहीं, आरोप लगाया, योगी आपने उस पर हमला करवाया। देखिए मैम, एक करके तो मुझे जहां तक लगता है चंद्रशेखर पे जो हुआ, देखिए सोची समझी साजिश हो सकता है कि वो खुद करवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें आई है। अभी आप पेशाब वाले कांड पे देखिए, अभी जिस तरीके से जो है सीएम शिवराज ने कहा, देखिए वो खुद ही कह रहा भाई मैंने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि देखिए जब तक जांच पड़ के रही, ये कहना कि भाई योगी सरकार में हुआ, जंगल राज है, कानून व्यवस्था बर्बाद है, ये कहीं से ठीक नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त देश में दलित वोट बैंक को लेकर दो चेहरे जो है काफ़ी ज़्यादा भिड़ते नजर आते हैं, और इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द भारत की राजनीति में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा वर्ग है, और 2024 के चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस वोट बैंक पर कब्जा किसका होगा। दो नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि 24 की लड़ाई में जिस तरीके से विपक्ष ने तमाम खेमों को एकजुट करने के लिए एक प्लान तो बनाया, पटना में बैठक भी हुई, लेकिन उस बैठक के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बड़ी टूट हुई, और उस टूट के बाद अब ये कहा जाने लगा कि आने वाले दूसरी बैठक को लेकर के जो कयास आराई की जा रही थी, या फिर कहें कि विपक्ष के भीतर इस मुद्दे को लेकर जो मंथन चल रहा था, और ये कहा जा रहा था कि कई और बड़ी पार्टियों को इसमें जोड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि मायावती जो कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा है, और साथ ही लगभग आप कह सकते हैं कि दलित वोट बैंक पर अभी तक उनका कब्जा बना हुआ है। भले ही कई और ऐसे चेहरे हैं जो उस पर दावेदारी अपनी ठोकते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, या फिर और जो है अखिलेश यादव की बात करें, ओपी राजभर की बात करें, ऐसे तमाम बड़े चेहरे। लेकिन सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के उस राजनीतिक जो सफ़र में एक बड़ा रोड़ा अटका सकते हैं? क्या मायावती जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि प्रदेश में उनके इस दलित वोट बैंक को कोई भी ना काट सके, और यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर वो बड़ा हमला हुआ सहारनपुर के उस देवबंद कस्बे में, और उस पर कई विपक्षी दलों ने अपने पक्ष को रखा, कई लोगों ने ट्वीट किया, कई लोग उनके घर तक पहुंचे और का समर्थन किया इस मुद्दे पर। साथ ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए थे, उसकी पोल भी खुली, लेकिन मायावती ने इस पूरे मुद्दे पर बयान तो नहीं दिया। उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद से जब मीडिया कर्मी ये सवाल पूछते हैं कि मायावती पर आपका क्या पक्ष है, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि मायावती उनकी माँ की तरह है, और अगर उन्होंने उनके पक्ष में कोई बयान नहीं भी दिया तब भी वो उनके साथ खड़े हैं। तो ये दिखाता है कि दलित वोट बैंक जो है 2024 में भी एक साथ रहने वाला है। लेकिन क्या विपक्ष के साथ न रहते हुए भी मायावती ये बड़ा खेल कर पाएगी? हालांकि इस समय देखा जाए तो तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो विपक्ष के हो या फिर इंडिया के भीतर के हों, तमाम अपने अपनी राजनीतिक उसूलों के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में आपने देखा अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ बगावत करते हैं और एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि विचारधारा की जो राजनीति
हुआ करती थी और जिस पर देश में लोग वोट किया करते थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो क्या इस बार विपक्ष के खिलाफ एक और विपक्ष बनने जा रहा है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती एक साथ आ सकते हैं? क्या दलित वोट बैंक को बिखरने नहीं दिया जाएगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं और तमाम ये जानना चाहते हैं कि इस पर चंद्रशेखर का या फिर मायावती का पक्ष क्या हो सकता है। इन्हीं तमाम सवालों को आज जानेंगे। न्यूज़ रूम में कई सहयोगी हैं जिनसे इस पर बात भी हम करेंगे और आपको ये बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे कि 2024 की लड़ाई से पहले दलित वोट बैंक पर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उसका अंत कैसे होगा और चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के बीच क्या गठबंधन की स्थिति बन सकती है। मेरे साथ मानसी है। सबसे पहला सवाल यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ, उसके बावजूद भी मायावती का कोई उस पर रद्द अमल नहीं आता है, तो इसको क्या माना जाए? क्या मायावती अपने लिए खतरा मान रही है उनको? देखिए, चंद्रशेखर रावण मायावती के लिए खतरा तो है ही, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर दलितों का जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा अहमियत रखता है। और चंद्रशेखर रावण जैसे कि दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से उन पर जानलेवा हमला हुआ है और योगी आदित्यनाथ जो है उनकी कानून व्यवस्था पर कई ज्यादा सवाल निशान खड़े किए गए, इसके मद्देनजर उनका चुनाव में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। और मायावती से दलितों का जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा नाराज चल रहा है काफी समय से, और यही वजह है कि मायावती चाह रही है कि चंद्रशेखर रावण के साथ अगर वो गठबंधन कर लेती हैं तो यहाँ पर चुनाव में दोनों को ही फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो अगर गठबंधन यहाँ पर हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दलितों का वोट बैंक काफी हद तक दोनों के साथ में होगा और दोनों को ही इसका मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आसिफ भी मेरे साथ इस सवाल का जवाब या फिर कहें कि इस सवाल इन्होंने जो जवाब दिया है इस पर इनके क्या रहे ये समझते हैं। दरअसल मायावती को लेकर के ये जो कह रही हैं इस पर आपका क्या पक्ष है? क्या मायावती विपक्ष के साथ ना आकर एक बड़ी भूल कर रही हैं या फिर विपक्ष एक बड़ा भूल? जी शुक्रिया। नहीं देखिए, मैं मानसी जी से यही समझना चाह रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कानून व्यवस्था है, वोट का वगैरह है, बस सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर इतना ही मायावती को फिक्र था या कांग्रेस को फिक्र था और कानून व्यवस्था का इतना ही उल्लंघन हुआ है तो भैया आप चंद्रशेखर के आजाद में सड़कों पर आ जाइए, आप प्रोटेस्ट कर लीजिए। प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। कानून व्यवस्था को लेकर यही बीजेपी जब विपक्ष की सरकार थी, स्मृति ईरानी सड़कों पे आती थी कि नहीं आती थी? रविशंकर प्रसाद सड़कों पे आते थे कि नहीं आते? तो सिर्फ ये लोग घर में बैठकर एसी में बैठकर खाली शोर शराबा कर सकते हैं। अगर वाकई में आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, अगर वाकई में आप चंद्रशेखर आजाद के फिक्रमंद है, अगर आप वाकई में उसकी हिफाजत चाहते हैं तो आप सड़कों पे आइए। आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? बस सिर्फ राजनीति घर से करना, योगी बाबा फलना ढेकान। भाई आपके ही गुंडे ये लोग हैं, आप लोग जानबूझकर करवाते हैं, उसके बाद राजनीतिक बटोरने के लिए कहते हैं। तो मुझे लगता है मानसी जी से मैं सहमत नहीं हूँ। चंद्रशेखर आजाद पे जो हुआ उसकी जांच पड़ताल हो रही है। योगी जी आज न कल उसके आरोपी को जेल में डालेंगे। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर रावण जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक जो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ योगी आपने उस पर हमला करवाया। देखिए मैम, एक करके तो मुझे जहां तक लगता है चंद्रशेखर पे जो हुआ, देखिए सोची समझी साजिश हो सकता है कि वो खुद करवा सकते हैं। इसी बहुत सारी खबरें आई है। अभी आप पेशाब वाले कांड पे देखिए, अभी जिस तरीके से जो है सीएम शिवराज ने कहा, देखिए वो खुद ही कह रहा भाई मैंने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि देखिए जब तक जांच पड़ के रही, ये कहना कि भाई योगी सरकार में हुआ, जंगल राज है, कानून व्यवस्था बर्बाद है, ये कहीं से ठीक नहीं है। जब जांच पड़ताल होगी। अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या की गई थी दिन दहाड़े सड़क पर, तब भी यही कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिलहाल हालात चल रहे हैं, जो दावा योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं, एक मिनट, जो दावा योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं कि बदमाशों को पर लगाम लगाई जा रही है, बुलडोजर चला दिया जाता है, बदमाशों को मिट्टी में मिला रहे हैं, तो अगर वाकई ऐसा हो रहा है, तो अगर बदमाशों में खौफ है तो चंद्रशेखर रावण पर दिन दहाड़े सड़क पर किस तरीके से हमला होता है, अगर यही खौफ है? ठीक है, अब ये बताइए, अतीक अहमद जैसा गुंडा माफिया, क्या आप चाहते नहीं कि उस तरीके उसके घर पे बुलडोजर चले? क्या आप नहीं चाहते कि वो यूपी से ऐसे माफियाओं का खात्मा हो? क्या आप नहीं चाहते कि मुख्तार अंसारी जैसे कानून है ना, उसके लिए कानून है, उन्हीं के तहत करवा रहे हैं ना। आप ये बताइए, जिसने ये हत्या करवाया, जिसने गोली मारी, क्या वो जेल में नहीं है? जेल में नहीं होता तब आपका सवाल पूछना जायज था, लेकिन ये सवाल पूछना कहीं से जायज नहीं कि वो आज जेल में नहीं है। वो जेल में है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था, इसके बाद तो शायद अदालत की भी जरूरत नहीं है, और योगी आदित्यनाथ खुद ही सब कुछ जो है वो फैसला ले सकते हैं, तो कानून क्यों है? अदालत क्यों बनाया गया है? अदालत, बिल्कुल सही बात है, अदालत तो है ना, अदालत के तहत ना उन्हें मेडिकल जांच हो रहा था, वो पेशी हो रहा था, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल रहा था। अदालत ने ही उम्र कैद की सजा सुनाई ना, तमाम चीजें हुई। सुरक्षा व्यवस्था थी कि पुलिस इर्द गिर्द ही थी, हाँ पुलिस इर्द गिर्द ही थी,
लेकिन उसके बावजूद पत्रकार बन करके लोग वहां पर आए और घुसे और दिन दहाड़े हरना कर। चलिए चंद्रशेखर पर लौटते हैं। दरअसल चंद्रशेखर जो है इस समय इस हमले को भुना रहे हैं और वो अब देखिए वो जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी, इसको आप कैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दरअसल महिलाओं का प्रोटेस्ट हो, पहलवानों का प्रोटेस्ट हो, अपने आप को 2024 में मोदी से कंपेयर करने के लिए दरअसल ये तमाम चीजें की गई हैं। ये कोई साजिश नहीं है, ये खुद बनाया हुआ स्क्रिप्टेड है, ये हकीकत है। ये चंद्रशेखर आजाद को भूल गए? 2022 का चुनाव है विधानसभा का, ये योगी के खिलाफ खड़े होते हैं, अपने घर में गुंडे बुलवाते हैं, बोलते हैं कि योगी के गुंडे हैं। तो दरअसल एक सूबे के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, सूबे के पीएम को बदनाम करने के लिए दरअसल ये ड्रामा किया गया और कुछ नहीं है। ये चंद्रशेखर रावण आजाद ने क्या किया अभी तक? अपने पार्टी को एक सिर्फ ये बनाया कि सिर्फ दलितों को वोट बैंक को बांटना। अब इतना है तो मायावती खुलकर, मैं वही बार बार पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई में दलितों पर अन्याय हो रहा है तो हाथरस में जाकर आपको 100 दिन प्रोटेस्ट करना चाहिए। कितने दिन आपने प्रोटेस्ट किया? महिला के पहलवानों में सिर्फ 10 दिन आप आए, आपको देखा कि रोटियां, अपना राजनीति रोटियां सेक लिया, फिर निकल गए। ये मुझे लगता है कि जानबूझकर ये लोग खुद करवाया, झूठ मूठ कर सरकार को आज आप ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ने खुद पर हमला करवाया है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मद्देनजर उनको जो है चुनाव के मद्देनजर यहाँ पे फायदा पहुंच सके, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ पर जो है सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। साफ तौर पर चंद्रशेखर रावण ने खुद ही पर ही हमला करवाया और ये भी कह सकते हैं आप कि अतीक अहमद ने भी खुद पर ही गोली चलवाई। नहीं, मैंने एक सवाल है कि अगर ये कहा कि भाई उसको गोली जिसने हत्या की ऑन द कैमरा, क्या वो जेल में है या नहीं है? मैं इतना पूछ रहा हूं। अगर जेल में नहीं होता तब आप कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते। अब कौन कहां घुसकर चौराहे पे गोली मार देगा ये तो कोई नहीं जानता है। क्या सपा की सरकार में नहीं हुआ, बीएसपी की सरकार में नहीं हुआ, कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ, किसके सरकार में हत्या मर्डर नहीं हुई है बताइए? तो यहाँ पर एनकाउंटर भी सबसे ज्यादा हो रहे हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं जब कार्रवाई नहीं होती है, बदले की आग नहीं होती तो आप ही कहेंगे कि अदालत क्यों बनाया गया है, कोर्ट क्यों बना है? अगर आपको ही फैसला करना है, योगी आदित्यनाथ ही सब कुछ फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री ही फैसला कर ले, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं क्यों है? अदालत क्यों बनाई गई है? विकास दुबे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पुलिस वाले को मार दे ये ठीक है, उसका बदला न लिया जाए, यही कहना चाह रहे हैं आप लोग? भाई कानून ठीक है, कानून अपनी जगह, अदालत अपनी जगह। जब वो 8 पुलिस, विकास दुबे का जब ये इनकाउंटर हुआ था उससे पहले 8 पुलिस वाले को मार दिया। हत्या करने के लिए 10 हत्याएं और करवाएंगे। कहीं से नहीं कहता हूं कि इनकाउंटर का बदला इनकाउंटर है, लेकिन जब वो पुलिस पे अटैक करेगा तो उनके बचाव में, रखरखाव में ये इस तरह की घटना होगी, इसमें कोई गलत नहीं है। और ये पाले हुए गुंडे किसके हैं? ये पाले हुए माफिया किसके हैं? ये सब के सब जो है सपा के कार्यकाल के टाइम के, अगर आप देखिए इसका लिस्ट निकाल के देखिए, सब के सब वहीं से मिलेंगे आपको। चलिए हम अगर कंक्लूजन की तरफ आए और जो हमारा मूल मुद्दा था कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद क्या एक बार 2024 की लड़ाई में एक साथ आ सकते हैं और उससे राजनीतिक जो आप कह सकते हैं जमीनी हकीकत है वो कैसे बदले? देखिए, मायावती अगर गठबंधन कर लेती हैं चंद्रशेखर रावण से तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दलितों का वोट बैंक उनके साथ में आता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर नेता और सीधे तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुनाव में कड़ी चुनौती देने का ऐलान कर दिया था और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, अगर मायावती के साथ उनका गठबंधन हो जाता है तो। आसिफ की राय उनसे अलग नहीं, योगी जी के मुझे नहीं लगता। देखिए, योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है ये इन छुटपुटिया नेताओं से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पहली बात तो मैं लिख के आपको दे रहा हूं, भले आज मुस्कुरा रही हैं, 24 में रोते नजर आएंगे, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये चंद्रशेखर आजाद, मायावती का आपने 22 में देखा क्या हाल हुआ, एक सीट पे नानी उनकी याद आ गई और 24 में दरअसल देखा कि अब कुछ बचा नहीं है। तो उसके बाद अब भाई चंद्रशेखर आजाद के बहाने दरअसल जो है दलितों को साधने के लिए, उन्हीं के वोट बैंक के साधने ये लोग जिंदे हैं। लेकिन मोदी जी और योगी जी में ऐसा नहीं है, उनके साथ मुस्लिम है, उनके साथ ब्राह्मण है, उसके साथ जो है आज पंडित है, उनके साथ दलित भी है, SC ST तमाम लोग उनके साथ हैं और यही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ जो है आज देश में आगे लेकर चले जाए। लेकिन ये सच है कि एनडीए के कई दलों ने साथ छोड़ा है, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, शिवसेना हो या फिर और कई ऐसे बड़े दल है, खुद जेडीयू ने साथ छोड़ा है। तो ये सब का कितना असर होगा? क्योंकि चुनाव को लेकर के अब विपक्षी खेमा भी एकजुट हो रहा है। पटना की बैठक के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडरों ने इस पर अपने बयान दिए, इसको कैसे देख रहे? क्या इससे बीजेपी को कोई खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं है बीजेपी को। अगर उनको खतरा होता तो आप देखिए, खतरा उन्हीं पार्टी को जो साथ छोड़ रहा है। आप देखिए कांग्रेस के देख लीजिए, तोड़-फोड़ की राजनीति, तोड़ फिर की राजनीति को नहीं किया, ऐसा होता रहा, शुरू से होता रहा। अक्सर चुनाव के वक्त दल बदल की राजनीति होती है। एक नेता जो है पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में जाते हैं। क्या गुलाम नबी आजाद ने नहीं छोड़ा, सुनील जाखड़ ने नहीं छोड़ा, हार्दिक पटेल ने नहीं छोड़ा, सिंधिया ने नहीं छोड़ा। तो भाई
अपना सत्ता की मलाई के लिए लाख छोड़ते हैं। तो इसमें मोदी जी का अगर कोई दो पार्टी छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ने का बहुत बड़ा कारण है कि ईडी सीबीआई का यहाँ पर उनके घर पे पहुंच जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये है, करप्शन करेंगे, करोड़ों का घोटाला करेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, सब लोग एकदम पाक साफ है, उनमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भी नेता कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता। बात आप लोग नहीं, जितने भी भ्रष्टाचार है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के। मैं बता रहा हूँ मसला क्या है। आप चाहते हैं कि आज का आज आसिफ पे जो है ईडी सीबीआई चला जाए। भाई आपके हिसाब से क्यों कानून काम करेगा? जब होगा बीजेपी नेता के पे जाएगा, जब होगा उनके विधायक उनके मंत्री पे जाएगा, आपके हिसाब से क्यों जाएगा? एक सवाल ये है कि अब तक ईडी सीबीआई ने जितने भी छापेमारी की उसमें से लगभग आप कह सकते हैं 96% ऐसे केस हैं जिसमें चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। तो एक संदेह जरूर है कि विपक्षी नेताओं पर सरकार जानबूझकर इस तरीके से कार्रवाई करवाती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का जो रेशियो है वो बहुत कम है, 1% भी नहीं। देखिए मोदी जी ने इस पर साफ शब्दों में कहा, अमित शाह जी ने भी कहा कि देखिए ईडी सीबीआई अपना काम करे और कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप दरअसल क्या है, विपक्षी दल वाले ये सोच रहे हैं कि मेरे हिसाब से आज का आज अमित शाह के घर पर जो है ईडी का रेड पड़ जाए, आज का आज मोदी जी के रेड पे पड़ जाए। भाई आपके सोचने समझने से नहीं होगा, कानून अपना काम करती है और बेफिक्र रहिए। कानून इतने ही बिल्कुल अपने हिस्से से काम करती, अगर कानून अपने हिसाब से काम करती तो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जिस तरीके से यौन शोषण गंभीर आरोप किसी भी व्यक्ति पर लगते हैं तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होती है, उससे पूछताछ होती है। लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इसी वजह से वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है और मीडिया से बातचीत भी कर रहा है। अदालत में गुनगा रही थी, अभी अदालत ही में मामला है ना, मामला अदालत में। कानून ये कहता है अगर किसी पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है, अगर किसी पर वापस ले लिया गया ना, वो नाबालिग लड़की बार-बार अपना बयान। भाई ये यौन शोषण का मामला है जो सेक्सुअल हरासमेंट का, तो एक्चुअल में उनके साथ हुआ नहीं, कौन फैसला करेंगे? तो कानून फैसला करेंगे, आप करेंगे। देखिए आप इमोशंस में आके ये नहीं बोल सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह गलत है, कानून उनको सजा देगा, हम आप देने वाले कौन? गलत हो चाहे ना हो, जांच पहले होनी चाहिए। जांच गिरफ्तारी के बाद जांच होती है। कि आपके दिमाग में है कि भाई यौन शोषण का आरोप लगा, फौरन उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। भाई क्यों करेगा? ऐसे नेता है, कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता है, काफी सारे ऐसे विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जिन पर यौन शोषण के आरोप हैं और उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनकी पूछताछ होती है। लेकिन बृजभूषण के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उससे केवल पूछताछ करके उसको छोड़ दिया जाता है। दिल्ली पुलिस जो चार्जशीट दाखिल करती है वो ये कहती है, आपको जानकारी नहीं है, अभी मामला कोर्ट में ही है और अगली सुनवाई जो अगले अदालत में है उसमें उनकी पेशी है। उसके बाद अब चार्जशीट में क्या है नहीं, अगर सबूत है तो वाकई वो जेल जाएगा। अब आपके मन मुताबिक क्या बिना सबूत के वो जेल चला जाए? ये चंद्रशेखर वाला चाल नहीं चलने वाला है कि चुनाव से पहले हमला करवा लो, लोगों का सिंपैथी ले लो। ये एक सवाल ये भी है कि अगर सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने अपने ऊपर हमला करवाया तो सरकार ये बात प्रूफ करे और इस पर जो है सबूत आगे रखे और फिर उसके बाद जेल में डाला जाए। क्योंकि मात्र बयानबाजी के जरिए राजनीति कर जनता को मूर्ख बनाना, उकसाना, ये तो गलत है। क्योंकि अगर चंद्रशेखर पर ये गंभीर आरोप है तो इस पर सबूत होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं एग्री हूं। क्या आप ये बताइए, आप लोग क्या सीएम योगी आदित्यनाथ पे हमला नहीं होता है? क्या उनको बम से मारने का और जान से मारने का क्या धमकी नहीं दी जाती है? क्या तो बताइए वो किसका हाथ हो सकता है? भाई आज के नेता में जो भी धमकी देते हैं वो जांच पड़ताल का विषय है। चंद्रशेखर पे जो हुआ ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई जांच का विषय तो उसके लिए वक्त दीजिए और जांच पड़ताल हो रहा है, जिस दिन आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं आखिरी में भी यही कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जैसे छुटपाई के नेता ये जानबूझकर करवाता है ताकि कुछ इक्का दुक्का सीट आ जाए। वो ऐसे भी आगा योगी जी से मांग लेते, ऐसे भी वो 1-2 सीट दे देते, इसमें क्या बुराई है? चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों के बीच वोट की लड़ाई है और इस लड़ाई में बाजी कौन मारेगा। और उससे भी बड़ा पक्ष ये कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का या फिर भारतीय जनता पार्टी पर मेहरबान होने का जो आरोप कहें विपक्षी लीडरों के द्वारा मायावती पर लगाया जा रहा है। यही कारण रहा कि 23 तारीख को जब पटना में बैठक होती है तो मायावती को इससे दूर रखा जाता है। अब देखना ये कि चंद्रशेखर आज़ाद से जो विपक्ष की एकजुटता या फिर विपक्ष के जो करीबी ताल्लुकात है, क्या उस बिना पर 24 की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद को शामिल करवाया जाता है या फिर वो मायावती के साथ जाना पसंद करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।